आर्टिकल नंबर जो 14 है वो दो बातें स्पष्ट किया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अब ये दोनों जो बात है ना वो दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 वो जो है वो बोल रहा है कि कानून की दृष्टि से जो है वो सभी क्या है, समान है। ठीक है, हर कोई जो है उसके साथ हम लोग समान व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हमारा संविधान जो है वो बोल रहा है। ठीक है, कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। लेकिन कल मैंने बताया था कि कुछ कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं सांसदों को, विधायकों को। ठीक है, विशेषाधिकार राष्ट्रपति को मिले हुए हैं, ये भी बताया था। यहाँ पे विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दो अलग अलग बातें दो अलग अलग राष्ट्र के लोगों के द्वारा बताई गई। ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है, जो अलिखित संविधान है, जो लिखा हुआ नहीं है, वो क्या बोलता है कि विधियों के समक्ष समानता, विधि के समक्ष कानून के समक्ष जो है वो क्या होगा, समानता हम लोग देंगे बोल रहे हैं। और ब्रिटेन के लॉ में ये बोल रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति समान है और न्याय व्यवस्था भी उसके लिए क्या होगी, न्याय भी समान होगी। ठीक है, ये भी समान होगा। हर व्यक्ति हमारे दृष्टिकोण से समान है, कोई जो है वो काला गोरा का भेद नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं, बच्चे बूढ़ों का भेद नहीं, बच्चे और बूढ़ों का भी भेद नहीं बोल रहा है। ठीक है, हर कोई समान है। अब दूसरा वाला जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण। पहला वाला लिया गया है कहां से, इंग्लैंड से। दूसरा वाला लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका ये बोल रहा है कि कानून की दृष्टि से हर कोई समान है। ठीक है, लेकिन हम विशेष परिस्थिति में अंतर कर सकते हैं। समझ रहे हो आप, विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले शायद क्लास में बताया था कि नहीं, कि हमारे देश में भी जो कानून है वो सभी के लिए समान ऊपर से दिखाई देता है, वास्तव में व्यवहारिक रूप से नहीं होता है। ठीक है, कि मैंने बताया था कि एक ही क्राइम अगर दो लोग कर रहे हैं तो दोनों का ना स्थिति, परिस्थिति, शिक्षा, परिवार, सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद उसको सजा मिलती है। कोई व्यक्ति पहले से अपराध में लिप्त है, पहले से कई बार जेल जा चुका है, तो उसको जो सजा है वो ज्यादा मिलेगी। कानून ने स्पष्ट कर दिया, आईपीसी ने, सीआरपीसी ने लिख दिया कि एक जो क्राइम है, मान लीजिए मृत्यु, मर्डर कर दिया कोई, ठीक है, और मर्डर जो है उसके लिए 7 साल से आजीवन कारावास सजा है, ऐसा लिख दिया। एक व्यक्ति जो है वो एजुकेटेड है, शिक्षित है, और एक व्यक्ति जो है अपराधी है। अब यहाँ पे जज जो है वो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के अनुसार अंतर करेगा, और एक शिक्षित व्यक्ति जो लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नौकरी में आ चुका है, ठीक है, वो आजीविका चला रहा है, उसके घर की स्थिति ऐसी है कि केवल वही जो है वो कमा रहा है, बाकी कोई नहीं कमा रहे हैं, 10 सदस्य जो है उसके पैसे से ही बैठ के आजीविका चला रहे हैं। और एक व्यक्ति अपराध में लिप्त है, वो कई बार जेल जा चुका है, शादी भी नहीं किया है, शादी किया लड़की को छोड़ दिया, ससुर को मार दिया, साला का पैर काट दिया, होता है ना ऐसा, तो उसके लिए जो सजा है वो आजीवन कारावास होगी, सीधी सी बात है जज साहब। और इसके लिए जो है सजा जो है, जो शिक्षित है उसके लिए सजा कम होगी। और ऐसा हमेशा होता है, जब कोई नाबालिग जो है, नाबालिग बच्चा है, मान लीजिए 16 साल का, और वो किसी महिला पे हाथ उठा दिया, तो ये एक बड़ा क्राइम है, नाबालिग है तो भी क्राइम है ना, उसको बाल सुधार गृह में ले जा सकते हैं, ले जाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि वही बच्चा जो है वो बोर्ड एग्जाम का टॉपर निकल गया, 12वीं बोर्ड में टॉप किया है उसने छत्तीसगढ़ में, पूरे स्टेट में, तो फिर उसको सजा क्या होने वाली है, उसको बाल सुधार गृह में रखेंगे क्या। तो यहाँ पे जज जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा जो है शुरू से जो है वो मेरिट में आ रहा है, मेधावी छात्र है,
तो इसके लिए ना बाल सुधार गृह जो है तुरंत वहां पे ले जाना इसको सही नहीं है। इसको एक बार कोशिश करते हैं कि मारपीट किया है, बहुत जघन्य अपराध नहीं है, महिला पे हाथ उठाया है, उसको पता नहीं है कि महिला पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो उसको क्या करते हैं कि उसको चेतावनी दे के छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको चेतावनी दे के या दंड वगैरह जो है, पैसे वगैरह पनिशमेंट उस प्रकार से दे के उसको छोड़ दिया जाए। और इसीलिए बहुत सारे इस प्रकार के केस जो होते हैं उसमें पुलिस ना एफआईआर नहीं लिखती। एफआईआर नहीं लिखती क्योंकि उनको लगता है कि एफआईआर लिखने से एक तो अपने ऊपर दिक्कत आ जाता है, पुलिस वालों के ऊपर। जैसे एफआईआर लिखे मतलब सरकार के पास आंकड़े पहुंचे, अपराधों की लिस्ट पहुंची, और उसके बाद पुलिस वालों के लिए समस्या बन जाता है कि आप बैठे बैठे यहाँ पे क्यों भजिया खा रहे हैं। नहीं, घूमिए थोड़ा सा। और दूसरा जो है समस्या क्या बन जाता है, एक तो अपने लिए खुद समस्या बन जाता है, और दूसरा समस्या उस बालक का जो अभी तक का जो भविष्य है वो अच्छा है, लेकिन आगे जो है वो क्या होगा, बाल सुधार गृह में अगर उसको भेज दिए तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका ना मानसिक स्थिति बदल जाएगा। बाल सुधार गृह में ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो बच्चे सुधरने के लायक ही नहीं है वास्तव में, जो ना वो बोम फिक्स नाक से खींचते हैं, सुने हो ना, सिलोसन का नशा कर रहे हैं, सिलोसन भी खींचते हैं, जान रहे हो ना? तो क्यों जान रहे हो, उसके लिए क्या प्रयास किए हो, उसके समाधान के लिए कुछ प्रयास किए? नहीं किए। नागरिक हो आप देश के। और एक छोटा सा लड़का, मैं भी उस दिन ये रिवर व्यू तरफ गया शाम को टहलने, तो एक छोटा सा लड़का था, वो करीब 10 से 12 साल का रहा होगा, वो ना सिगरेट पी रहा था, एकदम अच्छे से सिगरेट पी रहा था। साइकिल को ना वो ऊपर, एक चक्कर ऊपर करते करते लाया, और उसके बाद तुरंत दूसरे हाथ से सिगरेट फूका। अब मैं उसको देख के एकदम दंग रह गया। मैं उसको बोला कि एक बार और करेगा क्या, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो ना एकदम शाहरुख खान वाले एटीट्यूड में निकल गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे कानून सबके लिए समान है, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो बोल रहा है सबके लिए समान है, अमेरिका बोल रहा है कि विशेष परिस्थितियों में छूट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों का दृष्टिकोण क्या है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। दोनों का दृष्टिकोण वही है, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। अब एक जवान व्यक्ति क्राइम किया है और एक बूढ़ा व्यक्ति क्राइम किया, ठीक है, तो उसको आप सजा एक ही दे दोगे तो भी परेशानी है, एक ही जेल में दोनों को डाल दोगे तो भी परेशानी है, एक ही जेल में डाल दोगे, बूढ़े को भी उसी जेल में डाल दिए जहां पे जवान लोग हैं, तो जवान लोग उसको मार पीट के एक कर देंगे, नहीं कर देंगे, और उसको रोज रोज चिढ़ाएंगे अलग, डोकरा बोल बोल के नहीं चढ़ाते हैं, तो वो अलग चिढ़ाएंगे अलग, कैसे तेरी बहू तेरे को खाना नहीं देती क्या, तो परेशान हो गया, तो क्राइम कर रहा है, चिड़चिड़ा गया है, और वहां पे क्रिमिनल लोग ही रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल है संविधान में, ये बोला गया कि इस आर्टिकल को ना हटाया नहीं जा सकता, इस आर्टिकल को नहीं हटाया जा सकता कभी भी, जब तक संविधान जीवित रहेगा तब तक नहीं हटाएंगे, ठीक है। इसको मान लिया गया बेसिक स्ट्रक्चर, मान लिया गया, क्या मान लिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा मान लिया गया। और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग एक जगह पे देखेंगे कि एक केशवानंद भारती वाला केस आएगा, उसमें ना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा क्या है, इसी के बारे में बताया जाएगा कि संविधान के वो भाग, जितने भी भाग हैं, पार्ट हैं, आर्टिकल हैं, वो भाग जिससे मौलिक अधिकार जो है वो जीवित रहते हैं, मौलिक अधिकार का जहां पे हनन बिल्कुल नहीं होगा, मूल ढांचा कहलाएंगे। और जब मूल ढांचा जो कहलाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सभी चीजों में संशोधन होगा, मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। और मूल ढांचा जो है उसको ना परिभाषित नहीं किया गया संविधान में कहीं पे भी, बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहेंगे वो संख्या भी नहीं बताया गया, किन किन चीजों को हम लोग मूल ढांचे में रखेंगे वो नहीं बताया गया। आ गया समझ? तो हर बार जब मूल ढांचे की बात आती है, किसी को हटाने की बात आती है, मान लीजिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की बात आई तो पंथ निरपेक्ष शब्द आया, अखंडता को हटाने की बात आएगी तो फिर एक बार जो है बैठक होगी, पूरे जजों की टीम जो है बैठेगी, ठीक है। और जब जज बैठेंगे तो वो लोग फैसला करेंगे कि इसको मूल ढांचा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर उसको मूल ढांचा नहीं मानेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको हटा सकते हैं संविधान। पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग अभी चल रही है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानना, सीधा सा बात, ठीक।
पंथ निरपेक्ष मतलब किसी धर्म को मानना नहीं, किसी धर्म से आप जुड़ सकते हो, को आपको अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन वहां पे संविधान में स्पष्ट कर दिया कि भारत का, हमारे देश का कोई एक स्पेशल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, और सभी धर्म जो है हमारे लिए समान दृष्टिकोण हम लोग अपनाएंगे, ये उसको मान लिया गया। तो ये आर्टिकल जो है आप लोगों को समझ आ गया, ये आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये भी समझ आ गया। दो चीजें यहाँ पे, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये भी समझ आ गया कि अलग परिस्थिति अगर होगी तो यहाँ पे हर किसी के लिए सजा का प्रावधान जो है वो अलग होगा, यहाँ पे सब कानून की दृष्टि से समान है, यहाँ पे लिखित कानून है या अलिखित कानून है, यहाँ पे जो है वो कानून जो है वो पूरा लिखित है। ये अमेरिका से लिया गया है, भारत जो है उसको अपनाया हुआ है। भारत वास्तव में दोनों को अपनाया हुआ है ना, भारत तो दोनों को अपनाया हुआ है, लेकिन स्थिति बनती है ज्यादातर अमेरिका तरफ जाएगी हर बार। आर्टिकल ये समझ आ गया, आगे बढ़े। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? क्या बोलता है? ठीक, मतलब ये जो बोल रहा है कि ये समता का जो अधिकार है, इसमें राज्य किसी व्यक्ति पर केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। ये स्पष्ट कर रहा है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति पे जाति, केवल लिख दिया है, इसका मतलब मैंने बताया था कल आपको कि अगर केवल लिख दिया है ना, तो इतना शब्द जो लिखा है उसी के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, इतना जो शब्द लिखा है उसी के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, और बाकी आधार पे, भाषा के आधार पे, शिक्षा के आधार पे भेदभाव हो सकता है, इसका मतलब यही है। अरे समझ, आपके साथ भाषा के आधार पे भेदभाव हो सकता है। अगर आप जो है छत्तीसगढ़ में हैं और आप कर्नाटक से आए हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ के जो है बोलोगे कि छत्तीसगढ़ में हिंदी और इंग्लिश भाषा में प्रश्न पत्र है, कन्नड़ में क्यों नहीं है, ठीक, तो संविधान में क्या कर दिया गया स्पष्ट पहले ही कि यहाँ पे बोल दिया गया है, और इसके बाद ना आगे 15 के बाद 16 आर्टिकल में भी ये बोल देगा कि आपके साथ भाषा और शिक्षा के इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। धर्म अगर आपका अलग है, आप अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो धर्म के नाम पे नहीं होगा। मूल वंश जो है, वो रेस जो है वो आपका कौन सा है, कहाँ के हो आप, इटली के हो, अभी इटली के कौन है यहाँ पे राहुल गांधी। जाति कोई सा भी हो, लिंग मतलब पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, तीनों को ले आया गया, ठीक है, वो भी। और उसके बाद जन्म स्थान, यहाँ पे भी इटली में अगर जन्मे हो तो भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अमेरिका में भी जन्मे हो तो भी, युगांडा से भी आए हो तो भी, ठीक है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। दूसरा नंबर इसी में क्या बोलता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे रोक से पाबंदी, इसको भी आप लोग समझ गए कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे किसी भी व्यक्ति को उन्हीं ऊपर के जो बेसिस है उनके अनुसार भेदभाव वहां पे भी नहीं होगा। आप मंदिर जा सकते हैं, किसी भी धर्म के जाति के हो, किसी भी कहीं पे भी जन्म लिए हो, अमेरिका इटली के भी हो तो मंदिर जा सकते हो, ठीक है। सार्वजनिक स्थान मतलब रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हो, ट्रेन चढ़ना है वहां जा सकते हो, एयरपोर्ट जा सकते हो, आपको रोकेंगे क्या? नहीं रोकेंगे। हो सकता है रोक दें, हो सकता है रोक दें, तो फिर क्या होगा? रोक दें तो क्या होगा? चेकिंग करेंगे,
चेकिंग तो करेंगे लेकिन रोक ही दे ना, अब नहीं जा सकते, टिकट आपके पास है फिर भी आप नहीं जाओगे, आप जो है दूसरे देश के हो, फिजी के हो, सूडान के हो, तो क्या होगा? कार्यवाही होगा। तो यहीं पे तो मैं बताया था ना, इसी यही सब चीज होगा तो कहाँ पे जाओगे आप? न्यायालय जाओगे। पुलिस कुछ नहीं करता है ना, ये बता रहा हूं आपको। पुलिस जो है वो देखता है कि ये रिपोर्ट लिखाने थाना जा रहा है कि नहीं, और उसके बाद आप रिपोर्ट भी लिखवाने जाते हो ना तो वो बोलेगा कि कोर्ट जाओ, समझ गए? तो आपको लेना पड़ेगा कोर्ट का शरण कि इस एयरपोर्ट में इतने तारीख को मेरे साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया, ये संविधान के आर्टिकल नंबर इतने का क्या है, उल्लंघन है, और आईपीसी की धारा, जो मानहानि का जो धारा है ना, उसका भी उल्लंघन है, और फिर मेरा समय नष्ट हो गया, मेरा पैसा नष्ट हो गया, तो मेरे को इतना सब चीज आप उपलब्ध कराइए, कंपनसेशन दीजिए। तो कोर्ट जो है वो संज्ञान लेगा इस मामले में, ठीक है। सार्वजनिक स्थल पे रोक से पाबंदी। तीसरा भाग क्या बोलता है? बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध। यहां पे ऊपर में बोल दिया कि किसी भी आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि महिला को विशेष अधिकार देना है या बच्चों को विशेष अधिकार देना है, तो उसके लिए सरकार स्पष्ट कर दी कि महिला, अगर महिला को विशेष अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि महिला को विशेष अधिकार दे रहे हो मतलब समानता का अधिकार तो है ही नहीं, है कि नहीं? समानता का मतलब क्या हुआ? पुरुष महिला इक्वल हो गए, हर चीज में इक्वल हो जाना चाहिए। इसको वेतन अगर 8,000 मिल रहा है तो इसको भी 8,000 मिलना चाहिए, एक ही काम के लिए एक ही समय में अगर कर रहे हैं तो हर चीज के लिए समान होना चाहिए। तो सरकार बोल रहा है कि बच्चों और महिलाएं जो हैं वो कमजोर वर्गों में आते हैं। क्या आते हैं? कमजोर वर्गों में आते हैं। तो जो कमजोर वर्ग में आएगा उसमें एससी, एसटी, वुमेन्स और चिल्ड्रंस, ये सब के सब जो है कमजोर वर्ग में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ना सरकार या संविधान जो है प्रबंध कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए व महिलाओं के लिए प्रबंध किया गया अलग से, ठीक है। और इसीलिए महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बना 2006 में। घरेलू हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उनके ऊपर, पति लोग पीट रहे हैं, देवर लोग गाली बक रहे हैं, नहीं होते हैं आजकल, न्यूज पेपर पढ़ोगे ना तो रोज आ रहा है खबर में। वो दैनिक भास्कर एप्लीकेशन आजकल लोग डाउनलोड कर लिए मोबाइल में, और उसमें इतना ज्यादा इस तरह का केस आता है, रोज रोज आता है, नहीं आता है? आप लोग भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो आप लोग? काम का नहीं है लेकिन ना, वो काम का नहीं है, इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो ना एकदम दिमाग को क्या कर देता है, परेशान कर देता है, करते हैं ना। मान लीजिए आप सुबह पढ़ाई करने के लिए उठे और उसी में देख लिए कि जीजा ने साली को मौत के घाट उतारा, ठीक है, कारण क्या था कि वो मोबाइल जो है वो देख रही थी रात को, ठीक है। तो आप परेशान हो जाओगे कि नहीं? और आप अगर जीजा हो गए वास्तव में तो और परेशान हो जाओगे, हो जाओगे ना। तो इस प्रकार का जब खबर आएगा ना तो मानसिक स्थिति जो है ना असंतुलित होती है, असंतुलित होती है कि नहीं? तो ऐसे चीजों से ना बचा करो। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध करेंगे। उसके साथ बोल रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी भी यहां पे शामिल था। ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। सामाजिक और शैक्षणिक दो आधार तय किया गया, वहां पे आरक्षण मिलेगा। सामाजिक और शैक्षणिक, ओबीसी, एसटी, एससी को सामाजिक शैक्षणिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि कॉलेज में सीटों का जो निर्धारण होता है ना, सीटें आवंटित नहीं होती हैं, उसी के लिए बात कर रहे हैं ये, ठीक है।
कॉलेज में सीटों के लिए बात किया जा रहा है। यहाँ पे ये आर्टिकल अभी नौकरी वाली बात नहीं करेगा ना, ध्यान रखना। ये कॉलेज में ना 100 सीट है, एसटी के लिए इतनी सीट, ओबीसी के लिए इतनी सीट नहीं कर देते हैं, तो उसी के लिए बात कर रहे हैं ये। और उसके बाद यहां पे ओबीसी को शामिल कर लिए थे, यहां पे ओबीसी को शामिल कर लिए थे, ठीक है। लेकिन बहुत पहले से ना ओबीसी आयोग बनाने की मांग चल रही थी। एक ओबीसी के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाए, एक कमीशन बनाया जाए, और कमीशन अगर बनेगा तो वहां पे कुछ सदस्य होंगे और वो लोग ना फिर बात को आसानी से सुनेंगे। अभी जब कमीशन नहीं बना है तो हमारा सुनवाई जो है वो कौन करेगा, समझ रहे हो? तो कमीशन नहीं बने हैं तो हमारा सुनवाई जो है वो होता नहीं है, बाकी लोगों की तरह ही होता है। लेकिन हम लोग पिछड़े लोग हैं, हम लोग बाकी लोगों से अलग हैं। तो 2005 में एक कमीशन बना और उसके बाद जो है क्या तय किया गया कि ओबीसी को शैक्षणिक स्थानों में आरक्षण, और ये भी जो है वो किसके लिए था, कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में, हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए है, एडमिशन प्रक्रिया के लिए, ठीक है। मतलब हम लोग का नामांकन जो है वो इस आधार पे हो कि हम लोग ओबीसी हैं तो हम लोग को सीट मिले, वहां पे हमारे लिए उतना सीट रिजर्व हो। आ रहे समझ? जैसे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला, ईडब्ल्यूएस को मिल गया आरक्षण, इससे पहले कोई कैटेगरी नहीं बना था ईडब्ल्यूएस के लिए। मतलब सामान्य वर्ग के जो लोग पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था ना पहले। अब हर बार जो एग्जाम होगा तो उसमें क्या होता है, एसटी एससी के लिए अलग खाली करते हैं सीट, ओबीसी के लिए खाली करेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए भी खाली करेंगे, करते हैं कि नहीं? फिर एक तो कल बताया था भैरा वाला अलग चल रहा है, नहीं कुछ दिन बाद वो चलेगा, खोरवा वाला चलेगा। उसमें थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा है, इस नाम से नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वो भी हो जाता। कई लोग कर भी रहे होंगे कि जा रहे हो वहां स्कूल, अब तक कूदते नाचते जाते थे, ठीक है, अब जो है वो ट्राइसिकल तिपहिया गाड़ी वो ले लिए होंगे, क्योंकि सरकार से तो मिलता है ना उन लोगों को सब्सिडी के साथ। अब जो है वो चपरासी देख रहा है, अरे यार ये ट्राइसिकल में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, और उतर रहा है, वो नमस्ते क्यों नहीं कर रहा है, बोल रहा है अरे सर आप हैं क्या? तो सर कल तक तो आप सही थे, सही सलामत थे। तो वो बोल रहे हैं मैं ना जब से नौकरी लगा है ना तब से सही सलामत नहीं हूं, इस बात को याद रख ले, बोल रहे हैं। समझ गया कि नहीं? तो समझ गया सर, वो जब समझ गया ना कि कोई भी अधिकारी आएगा तो वो क्या बताएगा कि जब से नौकरी लगा है सर तब से क्या कर रहे हैं, खोरवई चाहिए, ठीक है। जांच वाला विषय नहीं है कि अभी जांच हो रहे तो हुए, पहले से है। तो ये 5 हुआ। छठवां जो है पॉइंट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस के लिए है। और ईडब्ल्यूएस 10% जो है रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस को। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को लिखवाने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनको मिलेगा 10% आरक्षण सीटों के आवंटन में, सीटों के आवंटन में। याद हुआ? याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिखने के लिए आप लोगों को पुस्तकों में मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। याद होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। शुरू में क्या बोल दिया कि किसी हम लोग जो समानता का व्यवहार करेंगे तो वहां पे जाति धर्म नहीं देखेंगे, मूल वंश नहीं देखेंगे, बर्थ प्लेस जो है जन्म स्थान नहीं देखेंगे, लिंग भी नहीं देखेंगे, ठीक है। कि जितना कोई भी ये लोग आएंगे सबके साथ समान व्यवहार होगा, बोल दिया, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या बोल दिया, किसी सार्वजनिक स्थल पे हम लोग रोकेंगे नहीं, ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगे। तीसरा क्या बोल दिया, बच्चों महिलाओं के लिए। चौथा एसटी एससी ओबीसी के लिए। पांचवा ओबीसी के लिए। और छठवा ईडब्ल्यूएस के लिए। याद हो गया? आसान है। आगे बढ़े। आर्टिकल नंबर, अब ये क्या बोलता है, लोक नियोजन या नौकरी में अवसर की समानता। लोक नियोजन में नौकरी में अवसर की समानता। नौकरी भी हम लोग देंगे तो सबको समान दृष्टि ही अपनाएंगे, सबके लिए, किसी से भेदभाव
नहीं करेंगे। और फिर एक बच्चा बोल रहा है कि जब आप भेदभाव नहीं करेंगे बोलते हैं तो हर बार रिजर्वेशन क्यों दे देते हो? ठीक है, तो फिर संविधान फिर क्या बोलता है कि तुम संविधान को अच्छे से नहीं पढ़े हो। मैं पूरा बात मेरा सुने ही नहीं हूं, ऊपर ऊपर पहुंच निकल गए। ये आता है प्रश्न एसएससी में। ये कहां पे आता है? ये एसएससी का प्रश्न है। नौकरी में अवसर की समता, ये स्पष्ट कर दिया पहले ही। और इसका पहला पॉइंट क्या बोल दिया कि फिर वही बात बोल दिया कि हम लोग धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे। ये स्पष्ट कर दिया। अच्छा, लिंग भी है इसमें, लिंग भी जोड़े ना। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि ये देखो, ये ना नौकरी में अवसर की समानता बोल रहा है, नौकरी की बात करेगा, ठीक है। तो यहां पे ये बोलेगा कि राज्य जो है अपने राज्य के नागरिकों को विशेष छूट प्रदान कर सकता है, विशेष छूट प्रदान कर सकता है। राज्य अपने राज्य के नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है नौकरी में कि आप ही लोग बस दिलाना इस पेपर को, दूसरे लोग राज्य के लोग नहीं दिलाएंगे। लेकिन इसके लिए संसद का परमिशन आवश्यक है, संसद का परमिशन। संसद जो है वो आदेश कर देगा, उसके बाद आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? लॉटरी हो जाएगा। ये बोल रहे हैं। यहां पे भी दूसरा पॉइंट जो है वो याद रखने वाला पॉइंट है, ये परीक्षा में आ चुका है। दूसरा पॉइंट जो है वो परीक्षा में आ चुका है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। पहला तो वही पॉइंट है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के नाम पे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे नौकरी में। नौकरी में हम लोग इन सब विषयों पे भेदभाव नहीं करेंगे। आप सभी के सभी समान है, सबको समान अवसर मिलेगा। दूसरे नंबर पे लेकिन देखो भेदभाव होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अपने राज्य के नागरिकों के लिए हम लोग विशेष प्रावधान, छूट वगैरह जो है वो देंगे, दूसरे नंबर पे बोल दिया, ठीक है। तीसरे नंबर में जो है वो एससी एसटी लोगों को बोल देगा। और चौथे नंबर में ओबीसी को बोल देगा, चौथे नंबर में ओबीसी को बोल देगा। याद हुआ? पहले नंबर में सेम वही है, दूसरे नंबर में राज्य के नागरिकों को प्राथमिकता, तीसरे में एसटी एससी, चौथे में ओबीसी, पांचवें नंबर में ये स्पष्ट करेगा कि धार्मिक स्थानों पे जाति विषयक चीजों को प्राथमिकता। मतलब इसका क्या है कि धर्म के मामले में उसी व्यक्ति को रखा जाएगा। देखो मतलब इसका मतलब ये है कि मंदिर या मस्जिद जैसे है, ठीक है, मंदिर या मस्जिद है, तो मंदिर में ना पुजारी जो है वो किस संप्रदाय का होना चाहिए? किस संप्रदाय का होना चाहिए?
मतलब ऐसे तो कोई भी होना चाहिए, है ना, भेदभाव नहीं करेंगे बोल रहे हैं ऊपर में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिए कि मंदिर में उसी समुदाय का अगर व्यक्ति है, मतलब पुजारी व्यक्ति है, ठीक है, तो ही चलेगा बोल रहे हैं। वैसे तो पुजारी कौन बनेगा, या तो जन्म से पुजारी बनेगा या कर्म से पुजारी बनेगा। दो प्रकार से पुजारी बनेंगे ना। एक पुजारी क्या होता है जन्म से, एक पुजारी जन्म से, और दूसरा पुजारी होता है कर्म से। विश्वामित्र जो है वो पुजारी बने कर्म से, विश्वामित्र कर्म से। वशिष्ठ जो है बने जन्म से, अरे समझ। तुलसीदास जो है वो संत बने जन्म से, कबीरदास संत बने कर्म से, योगी आदित्यनाथ संत बने कर्म से। तो इसी नाम से ये क्या हो गया, तो यहां पे क्या बोलेगा कि धर्म संबंधित मामलों में उसी समुदाय का व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, या मस्जिद में कौन होगा, मौलवी होगा। मौली बोले क्या, अब मस्जिद में मान लीजिए ब्राह्मण को बैठा दिए, नहीं, मस्जिद में वो वहां पे रोज क्या करेगा, पूजा करेगा, अगरबत्ती जलाएगा, दिया जलाएगा, जा जाके नहीं जलाएगा। जहां पे चादर चढ़ाना है वहां पे दिया जलाएगा, वहां पे जल चढ़ा देगा, पूरा भस्म कर देगा, सिस्टम ही खत्म कर देगा, नहीं कर देगा। जहां पे पादरी को होना चाहिए, है ना, वहां पे मौलवी को बैठा दिए, पूरा सिस्टम ही वहां पे जोड़ा जोड़ी आएंगे, दो जने कपल आएंगे, चलिए सर अब शादी कराइए हमारा, वो बोलेगा चलो बोलो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो संविधान बोल रहा है कि संविधान बोल रहा है कि नहीं भैया, यहाँ पे धर्म में पूरा फिर मजाक घुस जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा ये है कि आप कर्म से मौलवी बन जाओ, कर्म से फादर बन जाओ, कर्म से पंडित बन जाओ, उसके बाद शामिल हो जाओ, ठीक है। तो ये वाला बात भी जो है वो स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे। और छठवां पॉइंट जो है वो फिर किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस 103 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है, ध्यान देना, 103वां अमेंडमेंट है ये, 103 नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद ऊपर में 15 नंबर में क्या पढ़े थे हम लोग, समानता का जो अधिकार है वो सीटों के लिए आवंटन होगा कॉलेज वगैरह में, है ना, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, सब में होगा। निजी विद्यालय में भी होगा ना, ये ध्यान रखना, निजी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें भी ये होगा। और यहां पे लेकिन क्या हो रहा है, नौकरी में बोल रहे हैं, यहां पे नौकरी की बात चल रही है, ठीक है। आगे बढ़िए, आर्टिकल नंबर कौन सा, 17 को आप लोग सब के सब जानते हो, क्या है 17 मतलब खतरा, हाँ, लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नौकरी मतलब लोक नियोजन, तो नौकरी में अवसर की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अस्पृश्यता का यहाँ पे क्या कर दिए, अंत कर दिए बोल रहे हैं। और एक अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम भी बनाया गया 1955 में, 1955 में। अस्पृश्यता का परिभाषा संविधान में कहीं नहीं है, परिभाषा नहीं है। छुआछूत शब्द कहीं शामिल नहीं है। इसके लिए दंड की जो प्रावधान है, दंड का जो व्यवस्था किया गया है वो SC/ST एक्ट जो होता है ना, उसी के तहत दिया जा रहा है। SC/ST एक्ट होता है ना जो,
उसी के तहत दिया जा रहा है। अस्पृश्यता के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही के लिए भी कोई नियम धियम अभी नहीं बना है। छुआछूत जो हो रहा है उसके लिए भी ना कानून अभी तक नहीं बना है ना, ये ध्यान रखना। उसको ना SC ST एक्ट में ले आते हैं। कैसे ले आते हैं कि छुआछूत किससे होगा, शुरू से किससे हो रहा है, तो लोग मान रहे हैं कि दलित समुदाय जो है, SC समुदाय है, उसके साथ हो रहा है कि नहीं। तो दलित समुदाय को अगर आप मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिए, या आप नल का पानी या कुआं का पानी निकालने से मना कर दिए, तो वहां पे वो चले जाएगा स्टेशन, पुलिस स्टेशन, और वहां पे एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है वो कानूनी कार्यवाही होगी। अरे समझ। और उसके बाद उसको कोर्ट का रास्ता दिखाएंगे, उसी को पुलिस जो है वो कार्यवाही को कहां भेजेगी, कोर्ट। और कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा, जो भी दंडात्मक रूप से पैसे वगैरह हैं जो, उस प्रकार का कार्यवाही होगा। कानून IPC जो बना है या CRPC बना है उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। यहां पे इसके लिए कोई आयोग वगैरह नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो छुआछूत जो है शामिल नहीं है, अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। सब जगह, सब जगह, हाँ सब जगह। मतलब आप निजी जगह में जाके करोगे भेदभाव, करोगे नहीं, करोगे ना, मतलब यहाँ पे नहीं करोगे ना, कि पता चल रहा है ये वाला सीट मेरा रिजर्व है, ठीक है, दूसरे को मैं बैठने नहीं दूंगा, नहीं, वो उसके लिए शुभ है, वो उसके लिए शुभ है वो जगह। आर्टिकल नंबर कौन सा, 18 में क्या बोलता है, उपाधियों का अंत, उपाधि दी जाएगी, शिक्षा व सेना मेडल प्रदान किए जाएंगे। केवल शिक्षा और सेना, एजुकेशन और आर्मी। पंखा चालू मत करो बोल रहे हैं क्या, इधर करना है, इधर कर दो, उधर मत करो। शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि ही प्रदान की जाएगी, दूसरी जो है उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, दूसरी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जो डॉक्टर लोगों को डॉक्टर लिखने का उपाधि मिलता है, डॉक्टर लोगों को, वो इसके संविधान के तहत नहीं मिलता है, संविधान के तहत नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना आप लोग। शिक्षा में कौन सा उपाधि मिलेगा, डॉक्टरेट का, जो PhD करेंगे उनका नाम रहता है डॉक्टर सामने में, तो वो संविधान जो है उनको प्रदान कर रहा है। लेकिन जो डॉक्टर, जो वैद्य लोग, चिकित्सक लोग जो लिख रहे हैं डॉक्टर, या डेंटिस्ट लोग डॉक्टर लिख रहे हैं, वो उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वो लोग कहां से करते हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो बोलती है कि हम लोग डॉक्टर लिख सकते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। संविधान इजाजत लेकिन नहीं देता है। आ गया समझ। तो शिक्षा में जो PhD दी जाती है वो लोग जो है संवैधानिक पद है, वो संवैधानिक है, लेकिन डॉक्टर जो चिकित्सक है वो संवैधानिक नहीं है। और अमेरिका में जितना डिपार्टमेंट है साइंस का, विज्ञान का, ये डॉक्टरी का ना, उसका सबका अलग अलग उसका नाम है। डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं बोलते, डेंटिस्ट को डेंटिस्ट ही बोलते हैं। सर्जन जो होता है उसको सर्जन ही बोलते हैं, ठीक है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसको डॉक्टर नहीं बोलते, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस वहां पे ना डॉक्टर शब्द जो है वो सब के लिए यूज नहीं होता, वहां पे अकेडमिक वाले जो होते हैं उनके लिए डॉक्टर शब्द यूज होता है। यहाँ पे लेकिन अकेडमिक वालों को कोई जानता ही नहीं डॉक्टर है करके, है ना। वो लोग डॉक्टर लिखे घूमते हैं तो क्या बोलते हैं कि क्या चीज के डॉक्टर हंसते हैं, नहीं बोलते हैं। तो वो भी सोच में पड़ जाता है क्या चीज, मैं फॉरेस्ट्री का बोल देते हैं। अब इधर फॉरेस्ट्री का बोल दिए, अब वो जो है सामने वाला सोचने पड़ गया, तो वो बोल रहे हैं अपने दोस्त को, वो जंगल झाड़ी वाला डॉक्टर है, जानवर लोगों को लगाता होगा सुई हुई, ठीक है, उन्हीं लोगों का इलाज करता होगा, बोल रहे हैं, वो उसको क्या समझ है इस चीज। तो शिक्षा और सेना मेडल जो है वो प्रदान किए जाएंगे, स्पष्ट कर दिया है। विदेश से उपाधि भारतीय नागरिक नहीं ले सकते, भारतीय नागरिक नहीं ले सकते,
और इसके बाद इसमें है बिना राष्ट्रपति के आदेश के, ठीक है। बिना राष्ट्रपति के आदेश से शाहरुख खान जो है उसको मिला विदेश जाने पे, है ना, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है सम्मानित की, या हमारे उपराष्ट्रपति जाएंगे या कोई भी जाते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो परमिशन देगा तब मिलेगा। तीसरा पॉइंट भी स्पष्ट करता है कि जो लोग विदेशी नागरिक हैं विदेशी हैं और भारत में शासन कर रहे हैं, भारत में लाभ के पद पे हैं, लाभ के पद पर हैं, मतलब भारत में नौकरी में हैं, ठीक है। लाभ के पद मतलब भारत में नौकरी में है, किसी कोई उच्चायुक्त बन के आया हुआ है तो कोई और कुछ नौकरी करके एनटीपीसी वगैरह में आ गया या किसी प्रकार से नौकरी में, तो उसको जो है उसको भी उपाधि जो मिलेगी चाहे देश से चाहे विदेश से, उसके लिए भी राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। आ गया समझ? मतलब नौकरी में तो यहीं का है, चाहे वो ब्रिटेन का है, तो ब्रिटेन की महारानी से वो अगर परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है। यहाँ पे लेकिन उसको हमारे क्या राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी में तो आप यहीं पे हो ना, कार्य क्षेत्र आपका यहीं है और कार्य क्षेत्र यहाँ है, तो हम आपको आदेश देंगे कि आप लो चाहे मत लो, ठीक है। और यही जो है वो भारतीय जो नौकरी में है उनके लिए है, लाभ के पद में है, वे भी राष्ट्रपति के आदेश के बाद उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सभी भारतीय के लिए, ऊपर में क्या बोला, वहां पे विदेश से उपाधि भारतीय नहीं ले सकते, है ना, विदेश से नहीं ले सकते। अब भारतीय जो नौकरी में है वो भी जो उपाधि लेंगे उसके लिए भी राष्ट्रपति से परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, राष्ट्रपति। अब इसके बाद ये सब तो हो गया, ठीक है। अब सब बोले कि उपाधि उपाधि आप इतना सारा बोल दिए और सब तो कहीं ना कहीं जाके उपाधि ले रहे हैं, है ना। तो एक बालाजी नाम के एक व्यक्ति ने, बालाजी नाम के व्यक्ति ने, बालाजी वर्सेस भारत सरकार, भारत संघ, बालाजी नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दाखिल किया, याचिका दाखिल किया, एक PIL दाखिल किया और कहा कि सबके सब उपाधि ले रहे हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उपाधि जो है वो कोई नहीं ले रहे हैं, सबके सब क्या ले रहे हैं, पुरस्कार ले रहे हैं। अब वो चुप हो गया क्योंकि आज उसका क्या हो गया, असली व्याख्या आज समझ आया, ठीक है। तो आप लोग जितना भी हम लोग जो है वो जितना भी अर्थ निकाल लें, पर्यायवाची निकाल लें, उसका कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका व्याख्या नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन एक्सप्लेन कर दिया कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, उस दिन सार्वभौमिक वो सत्य हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो सत्य नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ जाए, इसमें कुछ है नहीं। आर्टिकल नंबर 19, इसको बच्चा बच्चा जानता है, क्या है आर्टिकल नंबर में, स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें 19(1) का ए यहां पे बोल दिया वाक अभिव्यक्ति, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, मैंने कल बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस के लिए वास्तव में नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस के लिए नहीं बना है, वो सबके लिए जो बना है उसी में उसको इंक्लूड कर दिए हैं। सभी व्यक्ति के लिए जो बना हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी में जो है विचार अभिव्यक्ति में प्रेस भी को सामान्य आदमी की तरह शामिल कर दिए कि आप भी उतना ही बोल सकते हो जितना मीडिया पर्सन बोल सकता है, समझ रहे हो, आप भी उतना ही बोलोगे, वो भी उतना ही बोलेगा, कोई अलग से उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। इसीलिए जो है वो मीडिया वालों को मार पीट करके एक कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, कहीं पे भी माइक लेके घुस जाते हैं। अब वो लोग काम भी तो ऐसे करते हैं ना, दो जने बात कर रहे हैं, वहां पे जो है वो घुस जाएंगे माइक लेके, बड़ा तकलीफ है।
अब उसके बाद वो जया बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन की श्रीमती, वो गुस्सा आ जाती है हर बार। मतलब आप एक बार हो गया, दो बार हो गया, आप टीवी में तो देखते ही होगे, है ना, कि ये वाला जो है मेरा साथी मार खा गया, ये वाला गाली खा गया जया बच्चन से। तीसरी बार एक जने और चले गया वहीं पे। अब जया बच्चन के पास क्यों पीछे पड़े उसी के? अब कियारा आडवाणी को पकड़ो, वहां पे जाओ, कैटरीना के पास जाओ। अब वो बेचारी जो कम बूढ़ी हो गई है उसकी को परेशान करते हो जानबूझ के, वो अलग परेशान है वो, ठीक है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल नंबर 19 में है, और ये आर्टिकल नंबर 19 के 19 एक का ए में है, ठीक है। 19 एक का बी जो है वो क्या बोलता है कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। 19 एक का सी बोलता है कि आप संघ बना सकते हो, उन्नीस एक का डी बोल सकता है कि कहीं भी घूम सकते हो, विचरण कर सकते हो, संचरण कर सकते हो। ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है ई? कहीं भी निवास कर सकते हो, है ना, कहीं भी निवास कर सकते हो। और एफ क्या बोल रहे हैं? एफ को तो हटा दिए हैं, एफ को हटा दिए हैं, है ना। एक दो तीन चार पांच, इसको हटा दिए हैं, ई को हटा दिए हैं, नहीं एफ को हटा दिया, ठीक है, एफ को ही हटाए हैं। संपत्ति का अधिकार, सॉरी, छठवां नंबर, छठवां संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिए, वो चले गए आर्टिकल नंबर 300 ए में। अभी भी वो बन गए हैं संवैधानिक अधिकार, एक एक्ट के तहत बनाया गया, इसलिए उसको माना गया कि वो एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है। एक एक्ट के तहत उसको बनाया गया, निकाल दिया गया वहां से, और उसको माना गया कि एक यह अब बन गया संवैधानिक नहीं, अब यह वैधानिक अधिकार माना गया, विधि के द्वारा इसको बना दिए। लेकिन कोई भी आर्टिकल 1 से लेकर 395 में जो भी शब्द लिखा हुआ है सब के सब संवैधानिक हो जाते हैं। सीधा सा संवैधानिक का मतलब यही है। 1 से 395 तक में जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द अगर परीक्षा में पूछे गए तो स्पष्ट हो गया कि वो संवैधानिक है, ठीक है। तो 300 के क्रम में चले गया संपत्ति का अधिकार, पहले भी संवैधानिक था, अब भी संवैधानिक है, लेकिन अब स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है। मौलिक अधिकार का हिस्सा है क्या? नहीं, मौलिक अधिकार का हिस्सा ये नहीं है। और ये जो है वो अब सामान्य तरीके से संपत्ति का अधिकार मिलेगा सभी को, लेकिन यहां पे इसको नहीं जोड़ोगे। और उसके बाद है आर्टिकल नंबर 19 ई एफ जी, एक का जी, और यहां पे बोल रहा है कि व्यापार व्यवसाय का अधिकार, व्यापार व्यवसाय वाणिज्य, जो भी आजीविका व्यापार व्यवसाय का अधिकार। याद हुआ? सबसे पहले है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे में है सम्मेलन बिना हथियारों के शांतिपूर्ण, तीसरे में है सभा, तीसरे में है संचरण, मतलब चौथे में है संचरण, पांचवें में जो है वो क्या है? निवास, और लास्ट में क्या है? व्यवसाय आजीविका। याद हो गया? कहीं पे भी ना आप लोग जाके रह सकते हो, बोल रहा है निवास कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, लेकिन हर बार युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। विशेष रूप से प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? मैंने कल बताया था कि जहां पे सेना जो है वो शासन में है, अफस्पा लगा हुआ है, जहां पे सेना कानून वहां पे चल रहा है, आर्मी जहां पे है वहां पे आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते।
जो नक्सल एरिया घोषित हो गया है वहां पे आप जा सकते हो क्या बिना परमिशन के? नहीं जा सकते। आप जो है बोल रहे हो कि मैं दंतेवाड़ा में क्या करूंगा, गुपचुप ठेला खोलूंगा, ठीक है, मैं गुपचुप ठेला खोलूंगा क्योंकि बहुत चलता है। और कहाँ खोलूंगा? तो यहाँ नहीं खोलूंगा, कहाँ खोलूंगा? दंतेवाड़ा में, दरभा घाटी के पास। दरभा घाटी सुने हो ना नाम? सुकमा वाला रास्ता, जगदलपुर से 100 किलोमीटर एग्जैक्ट पड़ता है सुकमा, सिंगल रोड है। और उसी के बाद जो है वो 40 किलोमीटर के बीच में, मतलब उसी रास्ते में दरभा घाटी बना हुआ है, जहाँ पे क्या हुआ था, नेताओं को मारा गया था, झीरम घाटी। तो वहां पे ना सबका नाम वो बना दिए हैं, मूर्ति टाइप का बना दिए हैं। इस साइड से जाओगे तो लेफ्ट साइड में ऐसा दिखेगा वो। तो वहीं पे ना अब बोल रहा है कि गुपचुप ठेला खोलूंगा। तो वहां पे परेशानी है कि नहीं परेशानी? उसी के स्वास्थ्य के लिए, उसी के स्वास्थ्य के लिए हमारे मतलब सरकार को क्या नुकसान है? रोज गुपचुप खाएंगे नक्सली लोग, पैसा देंगे, मारेंगे पीटेंगे रोज, फिर गुपचुप बनवाएंगे। अब तुम भाग भी नहीं सकते वहां से। अब किसी दिन वो बोल दिया कि अब मैं नहीं करूंगा, बिलासपुर निकलूंगा वापस, है ना? तो वो आधे बीच में उसको फिर क्या करेंगे, फिर किडनैप करके मर्डर करके फेंक देंगे, गुपचुप को अलग लूट लेंगे। तो इस टाइप का चीज मत करना, ये स्पष्ट कर दिया। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोल रहे हैं? अपराधों के संबंध में, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मैंने इसको कल बताया था आपको, यहाँ पे कल बताया था कि अपराध के बाद बने कानून मान्य नहीं होंगे। अपराध के बाद बने कानून मान्य नहीं होंगे। एक एक अपराध के लिए 2 बार सजा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, स्पष्ट कर दिया यहीं पे। और खुद के लिए जो है आपको क्या करना है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये वाला तो पूरा सरासर झूठ है। क्राइम करो चाहे मत करो, पुलिस को अगर शक भी हो गया तो लॉकअप में डाल के इतना मारती है, इतना मारती है कि वहां पे आप अदालत में जाके ना पुलिस जो बोलेगी वही बयान दोगे, है ना? होता है ना, 90% यही होता है। 10% ही लोग जो है जो एकदम समझदार हैं, जो जानते हैं कि कोर्ट जो है ज्यादा पावरफुल है, पुलिस जो है कितना ही मारे कुछ नहीं होगा। तो वही लोग जो है बयान बदलते हैं कि पुलिस मेरे को मार पीट करके जो है बयान वहां पे दिलवाई थी सरकार। यहाँ पे मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हुआ है, ठीक है। तो जो जो संविधान में लिखा हुआ है ना, उसको लेके ना आप लोग ना दुनिया में घूमना मत शुरू कर देना। रोज 2-4 झापड़ खाओगे, रोज अपमानित होगे, रोज मौलिक अधिकार का हनन होगा, समझ रहे हो? और कोर्ट जाओगे तो कोर्ट से अलग गाली खाओगे, रोज आ जाते हो मुंह उठा के, तो ठीक है, कहाँ से पैसा आता है इतना? कोर्ट का फीस भी भरने के लिए तुम्हारे पास नहीं। तो इस ये ना केवल पढ़ने के लिए है, पीएससी वगैरह के लिए है, ध्यान रखना। ये व्यवहारिक जीवन के लिए कोई मतलब का नहीं है, कोई औचित्य इसका नहीं है, मैं पहले से बता देता हूँ। बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है इन चीजों का। खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा। अपराध के बाद बने कानून ये मान्य नहीं होंगे। आज आपने अपराध किया है और आज अगर 12 बजे अपराध किया, 1 बजे कानून बनाया, तो कानून 1 बजे जो बना है उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। 12:01 में भी कानून बना है, उसके हिसाब से आपको सजा नहीं मिलेगी। आपको सजा मिलेगी 11:59 में तक, जो बना हुआ है कानून वहां तक मिलेगा। एक फिल्म आया था अंधा कानून। अंधा कानून कितने लोग जानते हो? अभी नए बच्चे लोग नहीं जानते। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत याद आ रहे हैं? आपको भी याद आ रहे हैं? अंधा कानून फिल्म में क्या हुआ,
अमिताभ बच्चन जो है ना, और एक रहता है अमरीश पुरी। उस समय का फेमस गुंडा वही है, हर फिल्म में वही रहेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन की टक्कर का केवल वही था, है ना। शक्ति कपूर को अमिताभ बच्चन का टक्कर का मानोगे क्या? तो अमिताभ बच्चन का जो पर्सनालिटी था वैसी होना चाहिए। अमरीश पुरी वहां पे उससे दुश्मनी निकालता है, और अमरीश पुरी जो है वो क्या करता है, एक आदमी को मार देता है। अब मारने के बाद उसका सिर को कुचल देता है पूरा पत्थर से, और अपना कपड़ा वगैरह को, सूट वगैरह को उसको पहना देता है। पुलिस आती है और सोचती है कि ये अमरीश पुरी मर गया। अमरीश पुरी के साथ किसका दुश्मनी था, तो पता चलता है फॉरेस्ट ऑफिसर था अमिताभ बच्चन। तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, सजा दे देती है कि तुम मर्डर किए हो इसका। अमिताभ बच्चन छूटता है 15-20 साल में, दाढ़ी वाढ़ी एकदम बड़ा बड़ा करके गाना गाते, एकदम अंधा कानून है, अंधा कानून है, समझ गए। अब कानून से भरोसा उड़ गया है उसका, तो वो गाना बना लेता है जेल में बैठे बैठे, ये अंधा कानून है, ठीक है, ये अंधा कानून है, गाना गाते। रजनीकांत उसको बीच रास्ते मिलता है, ये हर दिन अंधा कानून वाला गाना गाते घूमते हैं। इससे मैं पूछूं क्या हुआ है, वो सब पूरा चीज को बताते हैं, कहानी उसको। कुछ दिन बाद जो है अमिताभ बच्चन फिर अंधा कानून करते घूमते रहता है। अमरीश पुरी भाषण देते रहता है कि हम लोग जो है वो नैतिकता ईमानदारी के साथ काम करेंगे, हम लोग गरीबों का भला करेंगे। वो भाषण देते रहता है, वहां पे नेता बन गया रहता है। अमिताभ बच्चन देखता है ये तो मैं मर्डर किया नहीं हूं, वही आदमी देखो यहाँ पे दे खुलेआम भाषण दे रहा है, नेता बन गया। उसको जान से मार देता है। जैसे मारता है फिर पुलिस उसको पकड़ के ले जाता है। फिर देखता है अमिताभ बच्चन, तुरंत फिल्म में तो तुरंत तुरंत होता है ना, कोई 2 साल 4 साल वाला नहीं होता। अमिताभ बच्चन को तुरंत जज साहब जो है वो सजा सुनाया था, फिर 20 साल का इसको कैदे बामुशक्कत सजा सुनाई जाया करके। अमिताभ बच्चन फिर उसको बोलता है जज को कि जज साहब आपका जो आंख है वो जो है क्या हो गया है, खराब हो गया है, दाढ़ी वाढ़ी में पहचान नहीं रहे हो मेरे को। अभी अभी छूटा हूं मैं जेल से 20 साल पहले, आप ही जज थे, और आप ही जो है सुनाया हो सजा, इसी व्यक्ति के मर्डर के नाम से मेरे को सजा सुनाया हो, और फिर इसी व्यक्ति का मर्डर हो गया। भगवान भी सोच में पड़ जाएगा, आप ऐसा सजा मत दो। लेकिन वो सजा दे दिया रहता है, वो सजा दे दिया रहता है, उसको सजा हो गया रहता है, क्योंकि कानून कानून जो है ना वो वहां पे सजा सुना दिया, मतलब उसको सजा मिल गया। उस समय तक इस तरह के केस देश में बहुत सारे हुए, समझ रहे हो। उस समय तक बहुत सारे केस इसी प्रकार के हुए कि जो व्यक्ति गुनहगार नहीं हुआ उसको 2-2 बार सजा मिल गया एक ही क्राइम का। और उसके बाद ये फिल्म में आया, लेकिन जब फिल्म में आता है तो आपको पता है कि मामला फिर बढ़ता है, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया, और उसके बाद इस आर्टिकल में ये वाला पॉइंट को ऐड किया कि एक ही अपराध के लिए दिखा दो 2 बार जो है सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, आर्टिकल नंबर 21, और ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कुल मिला के ये है जीवन की स्वतंत्रता। इसी में जो बहुत सारे आर्टिकल इसमें आ जाते हैं, इसमें एक आर्टिकल इसका आता है 21 का, ए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है वो किसके लिए है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको बोल रहा है। और पहले में बोल रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल रहा है। ये स्वतंत्रता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता जो है आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होगी। इसके साथ 20 नंबर का आर्टिकल भी समाप्त वैसे नहीं होता है ना। आपातकाल जब लागू होता है तो बाकी आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति 359 के तहत 359 आर्टिकल के तहत निलंबित कर देता है एक आदेश जारी करके। लेकिन 20 और 21 नंबर का आर्टिकल जो है वो समाप्त उसको नहीं किया जाता, ठीक है। और बाकी जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं जब आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होता है देश में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राण और जीवन की स्वतंत्रता कैसे निलंबित हो सकती है, ये तो जीवन जीने का अधिकार सबको है, जीवन जीने का अधिकार है ये।
तो जीवन जीने का अधिकार जो है वो नहीं होगी। मेनका गांधी जो है भारत सरकार के पास बोलती है कि विदेश यात्रा का भी जो है अधिकार होना चाहिए सर, और उसको कहाँ पे इंक्लूड करोगे? तो सरकार बोलती है ठीक है, उसको भी कहाँ पे कर देते हैं, 21 में। जीवन जीने का अधिकार में शामिल हो गया विदेश यात्रा का भी अधिकार। काम का भी अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को काम मिले, काम का अधिकार भी यहाँ पे शामिल हो गया। एक व्यक्ति मांग करता है मृत्यु जो है उसका भी अधिकार चाहिए मेरे को, जीवन का भी अधिकार है मेरे को और मरने का भी अधिकार है। हाँ कोई बात नहीं, तो मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए। और आप लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़े, आत्महत्या जो है वो क्या है, क्राइम है, आत्महत्या क्राइम है। और अभी कुछ समय पहले 2017 में जो जीएस खेहर जो है सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मृत्यु का जो अधिकार है, जो क्राइम कहलाता है, जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, जो सुसाइड है वो क्राइम अब क्राइम नहीं है, केवल वो असंवैधानिक हो गया। ठीक है, उसको असंवैधानिक मान लेते हैं, उसको क्राइम अब हम लोग नहीं मानते। अब जीवन का अधिकार में क्या क्यों होता है, देखो जीवन जीने के लिए तो हमको हमारे पास अधिकार है, हम जीवन जिएंगे, लेकिन मैंने बताया था पहले क्लास में कि जीवन जीना है लेकिन गरिमापूर्ण जीना है, तब तो काम का है। जीवन केवल हम लोग जीवन जी रहे हैं, और मान लीजिए जैसे पहले होता था कि पति खत्म हुआ, महिला को जो है वो पूरा बाल को काट दिए, उसको जो है लेके जाके एक अंतिम घर के अंतिम जगह पे छोटा सा कोठा गाय वगैरह के लिए रहता था, वहां पे दे देते थे जगह। नहाना वहाना जो है बाहर से करना, खाना वगैरह जो है दूर से दिया जाता था, तेल नहीं लगाया जाता था, घी तेल नमक मिर्ची सबसे वंचित किया जाता था उसको। ठीक है, जीवन तो वो भी जी रही है, तो वो जीवन जो है जीना है क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे संविधान स्पष्ट कर दिया कि वैसा जीवन जो है वो जीवन नहीं है, वो तो मरना उससे अच्छा है कि नहीं। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको मरने का भी अधिकार मिलेगा, ये संविधान स्पष्ट कर दिया कि विशेष परिस्थिति कब आएगी, क्या संलेखना में आएगी। संलेखना क्या होता है, जैन लोग जो है वो क्या करते हैं, एक समय के बाद जो है जो जैन संत हैं वो खाना पीना त्याग देते हैं, अन्न त्याग देते हैं, और वो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं कि अब जो है मोक्ष प्राप्ति होगी, हमको समाधि ले लेंगे हम लोग। जैन लोगों को ये सब चीज का छूट है, ये चीज का छूट है, उसके ऊपर भी देश में बहुत बहस चला हुआ है ना। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी में है, ऐसा दर्द है उसको, ऐसा परेशानी है, बीमारी है कि जिस बीमारी की वजह से वो ढंग से ना खा पी रहे हैं ना सो पा रहे हैं, और उसको पता है कि वो 2 साल में मर जाएगा, उसको पता है, उसके घर वालों को ही पता है 2 साल में मर जाएगा या 3 साल में मर जाएगा, न चल फिर पा रहा है, न बोल पा रहा है, बिस्तर में पड़ा है, देख रहा है, सबको महसूस कर रहा है, सबको दर्द भी महसूस कर रहे हैं, रोज जो है वो महंगे महंगे इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो वो मांगता है, किससे, कोर्ट से अपील करता है कि मेरे को ना मृत्यु दंड दे दीजिए, और कोर्ट के पास स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि मैं इसको मृत्यु दंड दे दिया मान लो, तो देश में तो बहुत सारे लोग मांगना शुरू कर देंगे कि हमको भी आसान तरीके से मार दिया जाए। एक इंजेक्शन से सामान्य तरीके से अगर मर गया आदमी तो लोग मांगना शुरू कर देंगे। तो कोर्ट बोलती है कि विशेष परिस्थिति में हम इस प्रकार की चीजें करेंगे, लेकिन हम इसको अधिकार नहीं देंगे। तो मृत्यु का जो अधिकार है उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो सुसाइड जो वाला केस जो अब तक क्राइम था, आत्महत्या अपराध था, उसको हम वहां से क्राइम से हटा देते हैं। ठीक है, तो आत्महत्या अब जो है अपराध नहीं रह गया, अब आप लोग कर सकते हो गया। कल बढ़ते हैं आगे, है ना। धन्यवाद।